गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में मैंने सेल के कुछ पार्ट्स बता दिए थे, जैसे मैंने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों के बारे में ही मैंने क्लियरली डिस्क्राइब कर दिया था। ओके। अब न्यूक्लियस के बारे में मुझे बताना है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियस को हेड क्वार्टर ऑफ द सेल बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेड क्वार्टर ऑफ द सेल। ओके। अगर हम स्लाइड में न्यूक्लियस को अगर देखना रहता है तो हमने आपको बताया था कि या फिर हमें उससे क्या करना पड़ेगा कि उस स्लाइड को स्टेन करना पड़ेगा। और स्टेन कैसे करते हैं? सैफ्रनिन से भी स्टेन कर सकते हैं, और उसके अलावा हम आयोडीन से भी स्टेन कर सकते हैं। ओके, तो सैफ्रनिन या आयोडीन से स्टेन करना ये जरूरी होता है स्लाइड में। ओके। अब न्यूक्लियस के कुछ और प्रॉपर्टीज। It regulates and controls. It regulates and controls cell activities. ये सेल एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, मीन्स उसे कंट्रोल भी करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आप इतना जानिए कि यूकैरियोटिक सेल कहीं बेहतर होती हैं, मतलब बेटर होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। ठीक है, इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड। In eukaryotic cell, nucleus is well defined, while in prokaryotic cell, incipient nucleus is present. Incipient nucleus is present. ओके, क्या लिखा हुआ है कि यूकैरियोटिक सेल में आपको दो सेल्स आगे पढ़नी है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो काफी वेल डिफाइंड होता है, काफी अच्छा न्यूक्लियस पाया जाता है। while in case of prokaryotic cell, incipient nucleus is present. incipient nucleus का मतलब होता है not well defined, well defined nucleus नहीं होता है, ये काफी प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, जो नॉर्मली जिसमें अभी कुछ ज्यादा चीजें आई नहीं हुई है, वो डेवलप नहीं हुई है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इन्हें हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। ओके, न्यूक्लियस हैज डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस में डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है ना। आपको इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में भी काफी जो डीपली पढ़ना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है और कौन कौन सी प्रोसेसेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होती है। आपको यहाँ पर ये चीज अटेंटिवली ध्यान देना है कि देखिए क्या है, डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है? डबल लेयर्ड होती है। न्यूक्लियस में डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है? पोर्स होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स so, that it
allow movement of substances. It allows movement of substances in and out of the nucleus. इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, क्या लिखा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं और ये पोर्स किस लिए होते हैं, सो दैट इट अलाउ मूवमेंट, ये मूवमेंट अलाउ करे, कहाँ पे, सब्सटेंसेस का मूवमेंट अलाउ करेगा, कहाँ पे, इन एंड आउट ऑफ द सेल। Okay. Nuclear membrane has pores so that it allow movement of substances in and out of the nucleus. Nuclear membrane में भी pores होते हैं ताकि वो क्या होता है कि न्यूक्लियस से कुछ सब्सटेंसेस आ सके, कुछ सब्सटेंसेस वहां से निकल करके जा सके, मतलब न्यूक्लियस से सब्सटेंसेस का आना जाना बना रहे, इसके लिए क्या होते हैं, उसमें पोर्स होते हैं। पोर्स में होते हैं माइन्यूट स्प्लिट्स होते हैं और वही स्प्लिट्स जो है सब्सटेंसेस के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। ओके, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, न्यूक्लियस क्या होते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, हेडक्वार्टर्स होते हैं। ये क्वेश्चन काफी एक नंबर में काफी बार आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है इट रेगुलेट्स, ये इसकी सबसे बेस्ट एक्टिविटी है, बेस्ट फंक्शन है, इट रेगुलेट एंड कंट्रोल सेल एक्टिविटीज। सेल में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, रेस्पिरेशन है, अब्जॉर्प्शन है, ठीक है, एसिमिलेशन है, जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज अगर कहा जाए तो किससे कंट्रोल होती है, वो सेल से होती, सॉरी न्यूक्लियस से होती है, रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस काफी बेटर पाया जाता है, व्हाइल इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में इंसिपिएंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा न्यूक्लियस होता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इसे हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। न्यूक्लियस हैज डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस में डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं इसलिए कि वो अलाउ कर सके सब्सटेंसेस, अलाउ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स और भी हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात हो रही है तो हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स, एंड क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क या फिर हम इसे क्रोमैटिन थ्रेड भी कहते हैं। ओके, तो फिर न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें होती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, देखिए जो न्यूक्लियोलस होता है वो बिल्कुल देखने में बिल्कुल न्यूक्लियस की तरह, जैसे हमने सेल देखा था तो सेल में क्या होता है, कुछ पॉइंट्स जैसी
स्ट्रक्चर्स थे, उन स्ट्रक्चर्स को ही हमने क्या कहा था, न्यूक्लियस कहा था। और उसके बाद फिर न्यूक्लियस को भी हम देखेंगे तो उसमें भी कुछ पॉइंट जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे और उन्हें ही हम न्यूक्लियोलस कहेंगे। न्यूक्लियोलस, उसके अलावा क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो पाइप नुमा होते हैं, बिल्कुल पाइप जैसा, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और काफी वो ट्विस्टेड होते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं क्रोमोसोम्स। और क्रोमैटिन नेटवर्क क्या होता है, ये बिल्कुल रोप लाइक होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क रोप लाइक होता है और काफी ज्यादा नेटवर्क बनाया होता है, बहुत ही ज्यादा नेटवर्क फॉर्म में रहता है और पूरे के पूरे न्यूक्लियस में ये बिल्कुल स्प्रेड होता है नेटवर्क फॉर्म में। जिस तरीके से जो रोप होती है, रोप को काफी जाल बना करके बिछा दिया जाए, बिल्कुल सेम उसी तरीके का क्रोमैटिन नेटवर्क होता है। ओके, अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम से पहले आप क्रोमैटिन नेटवर्क को देख लीजिए। क्रोमैटिन नेटवर्क है डीएनए, क्रोमैटिन नेटवर्क है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड प्रोटीन, और प्रोटीन होती है। तो क्रोमैटिन नेटवर्क दो चीजों से मिलकर बना होता है। क्रोमैटिन नेटवर्क इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, that is called DNA and protein. DNA, full form of DNA is deoxyribonucleic acid. DNA का फुल फॉर्म क्या है, deoxyribonucleic acid. ओके, क्रोमैटिन नेटवर्क दो चीजों से मिलकर बना, दो चीजों से मिलकर बना, डीएनए और प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स में क्या होता है, क्रोमोसोम्स मैसेजेस को वो ले जाने में, कैरी करने में, इन सब चीजों के लिए खासकर मैसेजेस को स्टोर भी रखता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम हैज मैसेजेस टू कैरी फ्रॉम one generation to next generation। क्रोमोसोम्स में मैसेजेस होते हैं, ठीक है। ये मैसेजेस कैसे मैसेजेस होते हैं, ये ऐसे मैसेजेस होते हैं जो वन जनरेशन से मीन्स इस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने के लिए जरूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं। वो सारे मैसेजेस किस पर होते हैं, वो क्रोमोसोम्स पर होते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि क्रोमैटिन नेटवर्क से मिल करके क्रोमोसोम्स बना होता है, ओके। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसी पर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया ना क्रोमैटिन नेटवर्क में ही डीएनए पाए जाते हैं। तो अगर क्रोमैटिन नेटवर्क से मिलकर के ही क्रोमोसोम बना हुआ है तो इट मीन्स क्रोमोसोम में क्या होंगे, डीएनए होंगे। डीएनए और प्रोटीन से ही मिलकर बना होगा क्रोमोसोम, ठीक है। तो अगर ये कहा जा रहा है कि क्रोमोसोम्स में मैसेजेस होते हैं और वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक मैसेजेस को कैरी करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे फीचर्स जो है वो कहीं ना कहीं डीएनए से रिलेटेड होते हैं। और आपने सुना होगा कि डीएनए टेस्ट के बारे में भी सुना होगा। तो डीएनए टेस्ट एक्चुअल में होता क्यों है, डीएनए टेस्ट क्या होता है, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हमने ये कहा ना कि वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्रोमोसोम जो होता है वो मैसेजेस को लेकर जाता है। तो कहीं ना कहीं डीएनए में मैसेजेस होते हैं और वो कैरी होता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी जनरेशन के बारे में कुछ भी पता लगाना हो, कोई भी मैसेज के बारे में पता लगाना हो,
तो वो क्या होगा, हम डीएनए टेस्ट से बड़े ही इजीली पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए डीएनए टेस्ट कराया जाता है। और डीएनए टेस्ट में मेनली क्या होता है, क्रोमोसोम्स के बारे में ही हम पता करते हैं, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम जो मैसेजेस को लेकर जाता है, उन्हीं मैसेजेस के बारे में हमें पता चल जाता है। डीएनए जो होता है वो जैसे क्रोमोसोम पाइप, मैंने बोला पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो एक क्रोमोसोम पर कई सारे, बहुत सारे माइन्यूट जो है दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें ये हम डीएनए कहते हैं। और डीएनए का अपना एक खास लोकस होता है, ठीक है। उनके एक खास पॉइंट्स होते हैं और वो उन्हीं पॉइंट्स पर रहते हैं। अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग प्रॉपर्टी के, अलग अलग वर्चू के जो डीएनए की प्रॉपर्टीज होती है, डीएनए के होते हैं, वो क्रोमोसोम्स पर अलग अलग जो है लोकस पर वो रहते हैं। तो हमने देखिए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया है और हम इसमें डीएनए दिखाएंगे। तो डीएनए हमें जैसे यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है डीएनए की, तो एक डीएनए यहाँ पर पाया गया, तो ठीक उसका जो सिमिलर डीएनए होगा वो भी यहाँ पर होगा, ठीक है ना। डीएनए क्या होते हैं, वो पेयर्स में होते हैं। डीएनए मेनली उन्हें हम एलिल्स कहते हैं, तो वो क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। तो उसका अगर एक पेयर इधर पाया गया तो सेम उसी के सामने, जस्ट सामने, ठीक है ना, उसका दूसरा पेयर पाया जाता है। फर्स्ट पेयर को आप डोमिनेंट कहते हैं और सेकंड पेयर को आप क्या कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं। ओके, तो इसी तरह से अलग अगर कोई दूसरा वर्चू का दूसरी प्रॉपर्टी का डीएनए पाया जाएगा तो वो नेक्स्ट लोकस पे पाया जाएगा, अगली जगह पर पाया जाएगा। ओके, इसी तरीके से पूरे क्रोमोसोम पर डीएनए लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई न्यूक्लियस की बात। मैं आपको एक बार न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देती हूँ, न्यूक्लियस कैसा होता है, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे पोर्स लाइक होती है। नॉर्मली ये राउंडेड शेप में होता है। ये मैं सिर्फ एक न्यूक्लियस का फिगर बना रही हूँ, ठीक है। ये न्यूक्लियस का फिगर है और मैंने अभी बताया कि न्यूक्लियस की जो सबसे बाहरी वॉल होती है, बाहरी मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, वो क्या होती है, डबल लेयर्ड होती है, ठीक है। तो हम इसे डबल लेयर बनाएंगे। ये हो गई डबल लेयर मेम्ब्रेन और दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मैंने क्या बताया था कि स्प्लिट्स होते हैं, पोर्स होते हैं। तो क्या होगा, हम यहाँ पर पोर्स बना देते हैं। पोर्स क्यों होते हैं, ताकि इसमें से अलाउ हो सके सब्सटेंसेस फ्रॉम सेल से न्यूक्लियस में, और इस तरीके से ये फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होती है। तो ये हो गई स्प्लिट स्प्लिट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें बहुत सारे, मैंने बोला ना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में और खासकर न्यूक्लियस में बहुत सारे क्रोमैटिन थ्रेड्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके से क्रोमैटिन थ्रेड्स इसमें कॉइल्ड फॉर्म में और एक नेटवर्क बना करके रहते हैं, ठीक है।
और इसमें होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस होता है, तो ये है न्यूक्लियस। स्टार्टिंग में बिल्कुल इसी टाइप से न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और जब ये क्रोमैटिन नेटवर्क है, ये क्रोमैटिन नेटवर्क एंड इट इज न्यूक्लियोलस। ये क्या है? न्यूक्लियोलस। तो ये क्रोमैटिन थ्रेड जो है, क्रोमैटिन नेटवर्क है, वो अभी थ्रेड लाइक है, फिर धीरे धीरे करके वो क्या होते हैं कि ये अरेंज होते हैं, और अरेंज होने के बाद ये थोड़ा क्वाइल्ड होंगे और सीधे होंगे, ठीक है ना। अरेंज होंगे, क्वाइल्ड जो होंगे वो सीधे होंगे, और कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ पर फिगर बना रही हूँ, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेंगे, दिस लाइक। और दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम। तो अब इन्हें जब ये क्वाइल्ड हो जाएंगे और ठीक ठाक हो जाएंगे, थोड़ा मोटे हो जाएंगे, पाइप लाइक हो जाएंगे, तो इन्हें ही हम क्या कहेंगे? क्रोमोसोम्स बोलेंगे। तो दिस क्रोमैटिन नेटवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड क्रोमोसोम इन केस ऑफ अनक्वाइल्ड, ठीक है ना, जब ये अनक्वाइल्ड हो जाएंगे। और इनका जो मिडिल सेंटर होता है, ये जो मिडिल सेंटर है, ये मिडिल सेंटर इज ऑल्सो कॉल्ड क्रोमो, या फिर हम उन्हें सेंट्रोमियर या क्रोमोमियर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे सेंट्रोमियर। और इसके ये जो दो आर्म्स हैं, हमें यहाँ पर भी दो आर्म्स दिख रहे होंगे और यहाँ पर भी दो आर्म्स दिख रहे होंगे, तो इन आर्म्स को हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिड। इन आर्म्स को हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिड, ठीक है ना। इतनी बातें तो आपको न्यूक्लियस में अभी बेसिकली जानना होगा, ठीक है। जब हम आगे डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए में हम और डीपली आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या होते हैं, और डीएनए मेनली क्रोमोसोम्स पर कहाँ प्रेजेंट होता है, और डीएनए के हम इनर स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे, ठीक है। अब न्यूक्लियस की बात हो गई, तो फिर न्यूक्लियस में हम ये चीजें बात करेंगे कि सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि और कितने टाइप्स के सेल होते हैं, ठीक है। सेल के साथ में जैसे हमने अभी अभी आपको बताया था कि सेल के कितने पार्ट्स होते हैं, तो सेल का मैंने प्लांट सेल का सबसे बाहरी पार्ट बताया था सेल वॉल, ठीक है, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है। मैंने आपको खास तौर पे ये बताया था कि आप ये याद रखिएगा कि सेल वॉल केवल और केवल प्लांट सेल में होती है, ठीक है ना, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। ये चीज मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये याद रखिएगा, सेल वॉल केवल प्लांट सेल में होती है, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होती है। आउटर लेयर ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वहां पर सेल वॉल नहीं होती है, बल्कि आउटर लेयर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और हम क्या कहते थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, ओके। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया। फिर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या पढ़ना था? न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस पढ़ लिया। अब क्या बचा हुआ है? न्यूक्लियस के साथ मैंने एक चीज और बताई थी, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो अब हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। साइटोप्लाज्म के भी हम आपको दो पार्ट बताएंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म,
मैंने आपको ये सेल बताया था, इस तरीके से मैंने आपको एक सेल बनाया था। सेल के अंदर मैंने आपको अभी अभी बताया, न्यूक्लियस बताया, डबल लेयर्ड वॉल होती है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पर आपका न्यूक्लियोलस हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो स्पेस खाली है न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का, ठीक है ना, दिस इज द हालो स्पेस ऑफ सेल, ठीक है। तो ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस को ही हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ये स्पेस क्या होता है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। अब देखिए साइटोप्लाज्म में क्या होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है ना, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म में क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि साइटोप्लाज्म में क्या फील्ड होता है, लिक्विड फील्ड होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, लिक्विड होता है, और उसी लिक्विड में बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो तैरते रहते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। इट इज द स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। सेकंड, इन साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज को हम क्या कहते हैं, ये ऑर्गन होते हैं सेल के, ठीक है। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं, ऑर्गन ऑफ द सेल, ऑर्गन्स ऑफ द सेल। इन साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेलीज आर फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के हम दो पार्ट्स कर सकते हैं। कौन से दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है साइटोसॉल, फर्स्ट इज साइटोसॉल एंड सेकंड इज सेल ऑर्गेनेलीज। देखिए अभी अभी जैसे मैंने यहाँ पर हम एक सेल ऑर्गेनेली बना रहे हैं, जैसे कि हमने एक सेल ऑर्गेनेली ये बना लिया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, साथ में राइबोसोम्स, ठीक है। तो ये हो गए सेल ऑर्गेनेलीज जो कि फ्लोट कर रहे हैं कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म दो चीजों से मिलकर बना हो गया, एक हो गया इसके सेल ऑर्गेनेलीज और एक हो गया इसका जो हॉलो स्पेस है वो, ठीक है। तो उस हॉलो स्पेस को ही हम क्या कहते हैं, जिसमें केवल और केवल लिक्विड भरा होता है, वो स्पेस कहलाता है साइटोसॉल, ठीक है। जो बिल्कुल फ्री स्पेस है जिसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं है, उसे ही हम क्या कहते हैं, साइटोसॉल। और सेल ऑर्गेनेलीज क्या हो गए, सेल ऑर्गन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सेल ऑर्गन्स। अगेन एक बार देखिए, साइटोप्लाज्म क्या है, ये स्पेस होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का स्पेस होता है, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ओके। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि फ्लोट करते हैं, फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म है टू पार्ट, साइटोसॉल एंड सेल ऑर्गेनेलीज।
साइटोसोल, नेक्स्ट पॉइंट साइटोसोल, इट इज द clear hollow space present, clear hollow space present in between plasma membrane and cell organelles. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनली के बीच का जो पूरा क्लियर हॉलो स्पेस होता है वो क्या होता है, साइटोसोल होता है। और सेल ऑर्गेनलीज के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, वो क्या होते हैं, सेल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, तो ठीक है देख लीजिए यूकैरियोटिक सेल। टाइप्स ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इट मींस न्यूक्लियस हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, डीएनए होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। सिंगल क्रोमोसोम इसमें नहीं होता है, मींस लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे in this well defined nucleus is present, well defined nucleus is present, it means nucleus has nuclear membrane, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल होती है वो लार्ज साइज की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, बहुत सारे नंबर में क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर में क्रोमोसोम्स भी होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के क्या क्या खास बातें हो गई, सबसे पहली चीज इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इसका क्या मतलब हुआ कि न्यूक्लियस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और लार्जर साइज के होते हैं यूकैरियोटिक सेल, और नंबर इनका क्या होता है, इनके जो क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर में ये प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल यूकैरियोटिक सेल ह्यूमन में होती है, ठीक है, एनिमल सेल में होती है, प्लांट सेल, अमीबा एक्सेट्रा। तो ये इन सब में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं।
सेकंड, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? सबसे ज्यादा तो ये सबसे पहली चीज तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही प्रिमिटिव होता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इन दिस primitive nucleus, it means primitive nucleus is present, it means nucleus without nuclear membrane। न्यूक्लियस जो होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, यहाँ तक कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है, क्रोमोसोम केवल एक होते हैं, न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है, बहुत सारी चीजें इसमें नहीं होती हैं। ठीक है ना, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्रिमिटिव न्यूक्लियस, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं इनसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो इन दिस प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इट मींस न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत छोटे होते हैं और इसके साथ में इसमें सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, केवल एक क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, सिंगल क्रोमोसोम इसमें होते हैं। ठीक है, एक क्रोमोसोम होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें एक ही डीएनए होता है, एक डीएनए होता है बस। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा था डीएनए कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम्स पर ही होते हैं। ठीक है, तो अगर एक क्रोमोसोम हुआ तो आप ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ एक डीएनए ही होगा। और मैं आपको बता दूं एक ही डीएनए होता है, और वो भी कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है वो? इस टाइप सर्कुलर डीएनए होता है। और उस डीएनए का भी एक खास नाम होता है, इस डीएनए का नाम होता है प्लाज्मिड। ओके, इस डीएनए का क्या नाम होता है? प्लाज्मिड। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की सेल कैसी होती है? वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। ठीक है, द सेल ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, वंस अगेन एक बार फिर से देखिए, in this primitive nucleus is present, it means nucleus without nuclear membrane। ठीक है, smaller in size, single chromosome is present, सिंगल क्रोमोसोम होता है। इट अगर आपको ऑप्शन में ये भी मिला कि डीएनए एक होता है तो फिर वो भी सही होगा। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में बात हो गई। बैक्टीरिया की जो सेल्स होती हैं वो कुछ इस टाइप की होती है, ओवल शेप होती है, और उनमें क्या होता है? सिर्फ एक ही फ्लैजिला, सिर्फ एक फ्लैजिला होता है। ठीक है, बहुत सारे आपको सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ने हैं, कम से कम जो है 10 सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं सेल्स में, बट आपके कोर्स में केवल 6 सेल ऑर्गेनेलीज ही है। तो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनाया था, मैंने आपको प्लांट सेल का, एक अनियन की सेल का मैंने बनाया था और एक प्लांट सेल का बनाया था, प्लांट की लीफ सेल का बनाया था। ठीक है, तो अगर हम एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये हो गया एनिमल सेल। ठीक है, मैंने देखिए एनिमल सेल में कहीं पर भी, ये क्या है आपका? ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एनिमल सेल में मैंने डबल लेयर नहीं बनाया,
एनिमल सेल में हमने डबल लेयर्ड वॉल नहीं बनाई है। डबल लेयर्ड वॉल किसमें होती है? प्लांट सेल में होती है, बिकॉज प्लांट सेल हैज सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो यहाँ पर हमने सिर्फ क्या बनाया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, व्हाइल इन केस ऑफ प्लांट सेल में हमें डबल लेयर्ड वॉल मिलती है। Something like that, double layered. Like this. ठीक है, ये इस तरीके की जो सेल्स होती हैं वो प्लांट सेल्स होती हैं। Outer cell is called cell wall and inner cell is plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में, पिछले वाले लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि जो एक सेल वॉल दूसरी सेल वॉल से अटैचमेंट के लिए एक लैमिनी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक सेल वॉल अगर दूसरी सेल वॉल से अटैच होगा तो वो क्या होगा? एक लैमिनी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा एक न्यूक्लियस। ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हो गया। समथिंग लाइक दैट, बिल्कुल सेम न्यूक्लियस यहाँ पर भी हम बना सकते हैं। ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया। और अब बस सिर्फ सेल ऑर्गेनेलीज होंगे। ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में बस इतना ही डिफरेंस होता है। जो भी सेल ऑर्गेनेलीज यहाँ पढ़ेंगे वही सेल ऑर्गेनेलीज यहाँ पर पढ़ेंगे। जो सेल ऑर्गेनेलीज एनिमल सेल या प्लांट सेल में नहीं होंगे, नहीं प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम बताते हुए चलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? सेल ऑर्गेनेलीज, डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनेलीज। ओके।